Good evening, sir. Good evening everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. कहाँ तक Good हुआ था evening. बेटा कल? गुड इवनिंग बेटा। कल कहाँ तक हुआ था बेटा हमारा कल? The scope of physics. सर वाई साइज हाँ? Survive physics. सर आपने Scope of वाई physics. फिजिक्स वाई फिजिक्स। ओके ओके। कल शायद हमारी क्लास में कुछ डिस्टरबेंस हो गया था ना? अच्छा, दूसरे बैच में हुआ था वो शायद। कोई नहीं, चलो अभी 60 हुए हैं। जनरली और होने चाहिए अभी है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अंजू शर्मा, आपकी हेल्थ इशू है क्या? Yes, sir. क्या हुआ है बेटा? It's a heavy cold. हैवी कोल्ड है ना? तो आप Yes, sir. ऐसा कर सकते हो क्या? फोन को लेके रजाई में बैठ सकते हो आराम से, या अंदर ओढ़ के बैठे रहो, बस कुछ नहीं करना, कुछ बोलना नहीं, आप बस सुनते रहो। गुड इवनिंग सर। Yes. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। अंजू, ऐसा कर सकते हो क्या? Yes, sir. और मम्मा से बोल दो चाय वगैरह कुछ, अदरक अदरक की चाय बनाने के लिए। Yes, sir. चाय पीते रहो और गरम गरम, और आराम से बैठ के कुछ बोलना नहीं, आप आराम से सुनते रहो। गले में थोड़ा दिक्कत होगी ना? Yes, sir. और जब सो ना तो थोड़ा सा, या फिर अदरक का काढ़ा बनवा लो। काढ़ा जानते हो ना? Yes, sir. बनवा लिया है। हाँ, वो पी के सोना शाम को, अभी जब सोओगे ना क्लास के बाद में। Yes, sir. और आज एक्चुअली में ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चलेगा आपका, वो नीट में जनरली वहां से क्वेश्चन आता है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो आप आराम से रजाई में बंद होके, बिल्कुल रजाई में बंद होके, कंबल में बंद होके, और आराम से अंदर ही फोन ले लो, सुनते रहो बस। Yes, sir. ठीक है बेटा? Yes, sir. हाँ, तो आप क्योंकि आप बोलोगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो आराम से बैठे रहो आप, ठीक है? Yes, sir. क्योंकि कोई नहीं, हेल्थ इशू हो जाता है कभी कभी, बट थोड़ा सा सुबह जल्दी बाहर मत निकलो, और थोड़ा सा कवर करके चलो बाहर। तो क्यों, हिमाचल में ठंडी तो रहती है ज्यादा। Yes, sir. हाँ हाँ हाँ। बट कोई ना बेटा, जल्दी सही हो जाओगे, जल्दी सही हो जाओगे। स्टार्ट करें क्या? Yes. स्टार्ट Yes, स्टार्ट sir. करते हैं हम। यस कुछ सर। नहीं बता रहे। Yes, sir. यस सर। Yes. लोगों को कुछ नहीं पता कब तक आएंगे ये लोग, तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग।
जो आ चुके हैं सबसे पहले कौन आए थे आज? अ, कौन आए थे बेटा, कौन आए थे? मैं मुझसे बात करता रहा था, क्या नाम था का? किरण। किरण, या किरण किरण। पहले वीडियो ऑन कर लूँ ना मैं। सही दिख रहा है बेटा? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन शो हो रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके 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 ओके, चलो ठीक है। अब भाई फिजिक्स कुछ कोई पढ़ के आया है क्या? कुछ अच्छा, Yes, चलो छोड़ो sir. पढ़ने की। हाँ बताओ, हैंड रेस करो पहले, आप हैंड रेस करो जो जो बताना चाहता है इसके बारे में। अजय, अजय सिंघल, सैंगल सॉरी, अजय सैंगल बताएं जरा, क्या क्यों है फिजिक्स, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों लगता है सर आपको फिजिक्स कि? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें हर चीज के बारे में जानना चाहिए। अगर हमारे यहाँ से अगर कोई मतलब हम्म, मतलब जो हमारे सराउंडिंग में हर चीज चल रही है, मतलब हर उस चीज में मतलब फिजिक्स है, मतलब प्रेजेंट है हर चीज में फिजिक्स। गुड 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 आंसर, गुड अगर आंसर, कोई गुड। बंदा अगर चल भी रहा तो तब भी वहां पर फिजिक्स हो रही है, क्योंकि वो ना जब चल रहा तो उसकी जो मास है mg वो धरती के ऊपर लग रहा है, और धरती उसके ऊपर जो मास लगा रही है वो भी। वाह बेटा, आपने तो जो क्लास में पढ़ा है पूरा अप्लाई कर दिया आज, हैं? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। बिल्कुल, अनुराग शर्मा, बहुत अच्छा बोला आपने। अनुराग, थैंक यू। यू वेलकम बेटा। अनुराग शर्मा, Yes. Yes, sir. बताओ यार कुछ इसके बारे में कुछ। सर फिजिक्स डेली यूज में बहुत ज्यादा हमारा यूज होता है, जो मोबाइल फोन है, टीवी है, और सर जो भी रेडियो ट्रांसमीटर है वो फिजिक्स की वजह से ही। अगर फिजिक्स नहीं होता तो ये भी नहीं होता। तो सर जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं और अलग अलग प्लेनेट के बारे में जानते हैं, प्लेनेटरी मोशन के बारे में जानते हैं, सर फिजिक्स की वजह से ये भी पता चला। अगर फिजिक्स नहीं होता तो प्लेनेटरी मोशन का हमें कोई पता नहीं होता, और हमारे सोलर सिस्टम का भी हमें कोई पता नहीं होता भाई कौन गुड, प्लेनेट कहाँ पर है। ग्रेट 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 आंसर, ग्रेट आंसर, ग्रेट आंसर। हर्षित, हर्षित, जरूरी नहीं मैं थम्सअप वालों को ही उठाऊं, कभी कभी मैं विदाउट हैंड रेस वालों को भी उठा लेता हूँ। हर्षित, हर्षित, अरे यार कुछ तो बोला करो, गलत ही बोलोगे ना आप, ज्यादा से ज्यादा गलत बोलोगे, लेकिन गलत तो बोलो। मैं अब डांट थोड़ी ना रहा हूँ कि आप गलत क्यों बोल रहे हो। निखिल कुमार, निखिल, नो रेस्पॉन्स। निशांत, प्रेमचंद, Yes, sir. प्रेमचंद कुछ बताओ आप इसके बारे में। सर फिजिक्स जनरेट ये फंडामेंटल नॉलेज देती है ये। सर नीडेड फॉर द फ्यूचर टेक्नोलॉजी एडवांसेस। सर ये अगर हम अपने इन्वायरमेंट में देखें तो फैन हर चीज फिजिक्स है। हमें हमारे खाना खाने में भी हमारे फिजिक्स लग रही है, चलने में भी हर किसी में फिजिक्स है। बिल्कुल, फिजिक्स बहुत ग्रेट ग्रेट, आप सबने बिल्कुल सही बोला, सबने सही बोला, अलग अलग तरह से बोला, सबका मतलब एक ही था। फिजिक्स कंट्रीब्यूट टू द टेक्नोलॉजिकल हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड करेक्ट प्रोवाइड ट्रेंड। करेक्ट 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 करेक्ट। आप सब लोगों ने सही बोला कि रटी हुई लैंग्वेज तो कोई भी बता सकता है। ये आपने जो सब लोगों ने बोला है ना, ये सब कुछ शो कर रहा है कि आप कुछ जो कुछ बोल रहे हो समझ में आया है आपको, इसलिए आप बोल पा रहे हो। अगर कहीं से लिखा हुआ रट लेते ना, तो आपसे पोस्ट सेंटेंस बोलते कहानी खत्म। और फिजिक्स ऐसे नहीं पढ़ी जाती, फिजिक्स ऐसे पढ़ी जाती है जैसे अपने आंसर दे रहे हो आप सब लोग, ऐसे फिजिक्स पढ़ी जाती है एक्चुअली में। मुझे आपके आंसर से बहुत अच्छा लगा कि आप लोग एक्चुअली में फिजिक्स समझ में आ रहा है और पढ़ने वाले हैं हम लोग। थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम बेटा। देखो, क्यूरियोसिटी,
क्यूरियोसिटी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, फिजिक्स को जहां से फिजिक्स का ओरिजिन होता है, ओरिजिन से पहले बंदे के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जैसे न्यूटन वाला एग्जांपल मैंने दिया था कि न्यूटन को क्यूरियोसिटी थी कि सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, कहीं और भी तो गिर सकता था। फिर उसने फिजिक्स के फिजिकल लॉज बनाए। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, ऐसे Yes, ऐसे sir. Yes, sir. बस ऐसे Yes, थोड़ा sir. थोड़ा 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 बोल दिया करो। फिजिक्स के लॉज बनाए उसने और उसके ऊपर प्रिडिक्शन किए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कोई लॉ था, जैसे ग्रेविटेशन लॉ, जैसे कोई बॉडी है, इसका वेट हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, या फिर बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है हमेशा ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा? वो सॉरी, नीचे नीचे, ऊपर नहीं, नीचे नीचे लगेगा sir. बेटा। Sir, Yes, नीचे, sir. yes, sir, नीचे लगेगा. Yes, ग्रेविटेशन sir. एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लगेगा। मैंने बताया भी था इससे पहले। इसका मतलब ये हमने प्रेडिक्ट, इस बेस पे, ये फिजिकल लॉ था, इसके बेस पे हमने सब में प्रेडिक्शन कर लिया कि सभी चीजों, इस फिजिकल वर्ल्ड में जो भी सारी चीजें होंगी, चाहे पेन हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, पेन टैब हो, बुक हो, चाहे कुछ भी हो, सब में ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा। लगेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लगेगा सर। Yes, sir. उसी उसी प्रिडिक्शन को हमने क्या किया? अप्लाई कर दिया। उसी प्रिडिक्शन को हमने अप्लाई कर दिया, जिसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं। इसी प्रिडिक्शन के बेस पे तो हम बोल देते हैं। हमने कभी एरोप्लेन पर चढ़ के थोड़ी ना देखा, या फिर एरोप्लेन उड़ रहा है, उसी प्रिडिक्शन के बेस पे तो बोलते हैं कि एरोप्लेन पे एमजी नीचे की तरफ लग रहा होगा, Yes. है ना बेटा? Yes, sir. जैसे Yes, sir. जैसे Yes, ये sir. कोई एरोप्लेन है, मान लो ये एरोप्लेन उड़ रहा है, मान लो है, ग्राउंड से हमारा मान लो 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है ना। अब हमें क्या पता है इसका एरोप्लेन, इसका एमजी नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ, लेकिन हमें फिजिकल लॉ पता है फिजिक्स का। इसी के बेस पे हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि कैलकुलेशन में एरोप्लेन की में, कि जब एरोप्लेन डिजाइन किया जाता है तो ये प्रिडिक्ट किया जाता है, माना जाता है कि इसका वेट एमजी जो है वो नीचे की तरफ लगेगा हमेशा। तो हमने क्या किया? फिजिकल लॉ की प्रिडिक्शन को हमने एप्लीकेशन में अप्लाई किया। समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. अब आपको समझ में आ रहा है कि एक्साइटमेंट फिजिक्स में कैसे, क्यूरियोसिटी होती है। क्यूरियोसिटी मतलब किसी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी, यार ये ऐसे हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा, इसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी। ठीक है। अब जो फिजिकल लॉ मैंने जैसे एग्जांपल लिया आपको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का, ये फिजिकल लॉ है, उनको हमने अप्लाई किया अपने फिजिकल वर्ल्ड में प्रिडिक्शन करने में। जैसे कि मैंने एरोप्लेन का एग्जांपल लिया, हमने पहले तो देख लिया कि हर चीज पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लगता है। अब हमने ये मान लिया कि भैया एरोप्लेन ऊपर जब उड़ रहा होगा तब उस पर भी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा होगा, और उसी बेस पे हम कैलकुलेशन कर देंगे सारी। जैसे ट्रक का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, ट्रक में जो बोझा ढोने की कैपेसिटी होती है, जैसे 10 टन की कैपेसिटी, वो कैसे की जाती है? उसमें भी प्रिडिक्ट किया जाता है कि इसके ऊपर जितनी भी बोरी रख दो सबका वेट नीचे की तरफ लगेगा। ये हमने फिजिकल लॉ के प्रिडिक्शन से ही तो डिजाइन किया है। समझ में आ रहा है ना बच्चे आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. sir. हमारे नेचर में जो बेसिक लॉ है उनको हम एप्लीकेशन में यूज करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, उसको हम एप्लीकेशन में यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, देखो sir. साइंस टेक्नोलॉजी सोसाइटी कैसे रिलेट है एक्चुअली में। देखो ये आग दिख रही है आपको, Yes. Yes, sir. इस आग से इंजन कैसे बनाया? देखो होता क्या है कि सबसे पहले हुआ क्या होगा, उससे इंजन से पहले क्या होता था एक्चुअली में इंजन से पहले क्या होता था कि हम आग से पावर प्लांट चलते थे, थर्मल पावर प्लांट। आग से क्या करते थे, वाटर टैंक होता था बहुत बड़ा, इसके नीचे हम आग लगाते थे और इसके ऊपर एक कवर रखते थे, उसको हम बॉयलर बोलते थे, बोलते हैं बॉयलर। वो आप इंजीनियरिंग में जाके, सॉरी इंजीनियरिंग में आप मेडिकल स्टूडेंट हो ना, तो इसको हम बॉयलर बोलते हैं, जिसमें हम पानी को गर्म करते हैं और उसमें जो स्टीम बनता है ना, भाप बनता है ना,
स्टीम। Yes, उस sir. यस उस सर। उस Yes, sir. स्टीम को हाई प्रेशर स्टीम को एक, आप बोल सकते हो लैंग्वेज में टरबाइन बोलते हैं वैसे इसको, टरबाइन। उस टरबाइन पे मतलब पंखे से पे डालते हैं हाई स्टीम, जिसकी वजह से वो पंखा रोटेट करने लगता है, और इस साइड में लगा देते हैं जनरेटर। हम लोग इस साइड में जनरेटर लगा देते हैं, जिससे कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। लेकिन इसमें लॉसेस बहुत होते थे। अरे यार, पहले आग जलाओ, फिर स्टीम बनाओ, पानी को उबालो, फिर उसमें से भाप बनेगी, तब जाके स्टीम टरबाइन पे डालो, ये बहुत ज्यादा झंझट हो रहा था। तो लोगों ने सोचा यार ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि हम आग को किसी एक पिस्टन सिलेंडर, आपने आइडियल गैस लॉ पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स में? यस हाँ, स्कूल में थोड़ा सा पढ़ा होगा, मुझे थोड़ी सी जरूरत है यहाँ पे, कि जब किसी गैस को गर्म किया जाता है किसी कंटेनर में, तो क्या उसका प्रेशर बढ़ता है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बेटा स्क्रीन चली गई क्या? यस सर, चली गई। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई शायद। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताएं। सर मेरी लीव हो गई थी, मैं सर थोड़ा पीछे वाला समझा दोगे मुझे? नींद आ गई थी क्या? नो सर, लीव हो गई थी मैं। अच्छा एक सेकंड बस, अभी मैं ओपन बोर्ड खोल रहा हूँ, आता हूँ मैं उसमें। यस। कट हो गया वो, जस्ट वेट बेटा। तो मैं अभी तक मैंने ये समझाने की कोशिश की थी, वैसे तब तक बताता हूँ, वो खोल रहा है तब तक, कि हमें जो फिजिक्स, अरे यार बोर्ड खुलेगा तभी ज्यादा अच्छा समझ में आएगा बच्चे को। खुल जा भाई। बेटा लाइव क्लास में ना कभी कभी इश्यू आ जाता है यार, तो चलो परेशान नहीं होने का। अदर क्लासेस में भी आ जाता है क्या? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्लाइड थी वही, फिजिक्स से आगे थे ना हम। जस्ट वेट। अब दिख रही है क्या स्क्रीन? Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके नाउ। तो बेटा हम ये बता रहे थे कि हम साइंस टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में रिलेशन बता रहे थे, ठीक है बेटा। तो मान लो इसके अंदर थोड़ी सी गैस थी या फ्यूल था, कुछ भी मान लो इसके अंदर, है ना। अगर इसमें हम आग लगा दें कैसे भी करके, अंदर कैसे भी करके आग लगा दे, तो क्या ये आग, मान लो इसमें पेट्रोल थी थोड़ी सी, तो आग जोर से लगेगी, पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलेगी, ऐसे ऐसे धकेलेगी कि नहीं? Yes, sir. यस आइडियल सर। Yes, sir. Yes, sir. गैस लॉ के अकॉर्डिंग पीवी इक्वल टू mRT मान लो, तो क्या ये तो कांस्टेंट हो गए, मान लो इसके अंदर कुछ मास होगा वो कांस्टेंट हो गया। अब वॉल्यूम भी कांस्टेंट है फिलहाल में, तो जैसे जैसे आग लगाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो Yes, sir. Yes, sir. प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ये तो ऊपर की तरफ धकेलेगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हमने इसी आग को जला के हमने क्या किया कि इंजन, ये जो पावर जा रही है ना ऊपर की तरफ, ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, इसी पावर को यूज करके हमारे सारे इंजन चलते हैं, सारे इंजन उसी पावर को यूज करके चलते हैं। तो देखो Yes, sir. हमारी मेन डिजायर क्या थी, हमने क्या किया, पहले हम साइकिल से चलते थे, पहले साइकिल से चलते थे, तो क्या हुआ दिमाग में आया यार ऐसा कुछ हो जाए, ये क्या हो रहा है, ऐसे हैंड रेस कर रहे हैं क्या आप लोग? तो हुआ क्या था कि Yes, sir. लोगों की इच्छा थी, लोगों को ये सोच क्यूरियोसिटी थी यार ऐसा कुछ बन जाए कि हम लोग क्या करें कि एक्सीलेटर दबाएं और आराम से चलते जाएं, जोर से चलते जाएं। तो उसके लिए पहले पावर प्लांट यूज करते थे, तो उस आग को ही, बेसिक क्या था, हीट, बेसिक हीट थी ना, हीट मतलब आग का मतलब हीट होता है बेटा।
आग से हम ऐसा नहीं कि आग जलाते घूमते हैं, इधर माचिस लेके घूमते हैं हमेशा, हमें मतलब होता है हीट से। हीट एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म होती है हीट, Yes, sir. एनर्जी की ही फॉर्म होती है ना बेटा। Yes. Yes. तो उस हीट को हम ऐसी जगह पे जाएं जिससे कि वहां से हमें कुछ पावर मिले, उसे हम इंजन बनाते हैं। उसी हीट का यूज करके हमने बनाया इंजन, और उसी हीट का यूज करके पावर प्लांट भी चलाते थे। तो ये हमारी सोसाइटी की डिजायर थी। जैसे इंजन बना, उस इंजन से हमने क्या किया, एरोप्लेन भी चलाया, ट्रक भी चलाए, बाइक भी चलाई, मोटरसाइकिल भी, मोटरसाइकिल बाइक एक ही हो गई, कार भी चलाई। सब इंजन जितने होते हैं ना बेटा, सब में फंक्शन एक ही होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन और सिलेंडर, यही सिस्टम होता है सभी इंजन में, सब में यही इंजन होता है, सभी सभी सिस्टम इंजन में यही सिस्टम होता है। तो ये क्या किया हमने, सोसाइटी की डिजायर आई कि हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जो साइकिल से तेज चल सके और हमें काम भी ना करना पड़े, पैरों से चलाना ना पड़े, थक जाते ना साइकिल पे। Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस तो सर। सोसाइटी की डिजायर आई, और टेक्नोलॉजी ने क्या किया, फिजिक्स के पास गई टेक्नोलॉजी कि भाई ऐसा कुछ बताओ। तो फिजिक्स ने किया, ऐसा करो आप ना, किसी एक बंद कंटेनर में, किसी एक बंद में आप आग लगाओ, उससे प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर जनरेट होता है तो उस प्रेशर से जो पिस्टन होगा वो तेजी से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, उस पावर को हम कन्वर्ट करके रोटेटिंग पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, जो आपने पढ़ा होगा टॉर्क। यस Yes, सर। sir. Yes. उसी में, उस टॉर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं। वही टॉर्क आपके जो व्हील पे आता है ना, पीछे वाले पहिए पे, बाइक के पीछे Yes, वाले sir. पहिए पे। हाँ, तो वही जो होता है ना टॉर्क, वही मतलब इंजन का मेन फंक्शन होता है टॉर्क क्रिएट करना, मतलब पावर क्रिएट करना। वो मैकेनिकल पावर होती है, और जो पावर प्लांट बनाते हैं वो इलेक्ट्रिकल पावर बनाते हैं। तो ऐसे करके हम सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और साइंस तीनों एक दूसरे से रिलेट है। सोसाइटी की डिजायर्ड को साइंस और टेक्नोलॉजी पूरा करते हैं हमेशा। सोसाइटी की जो डिजायर आएगी, जैसे अभी पहले मान लो हमने साइकिल से बाइक का इंजन बनाया होगा, फिर ट्रेन का इंजन बनाया होगा, फिर हमारे पास दिमाग में आया होगा क्या करें यार, ऐसा कुछ हो कि उड़ के जाए हम, रेल बाया रोड बहुत टाइम लगता है। तो सोसाइटी की डिजायर तो थी ना ये सोसाइटी मतलब हम सब लोग Sir. सोसाइटी का मतलब हम सब लोग हैं, बच्चे लोग, कि हम सब लोगों की ही डिजायर थी ना ये, Yes. कि यार ऐसा कुछ, Yes, ऐसा कुछ हो जाए कि मतलब सब कुछ मतलब फास्ट हो जाए, सब कुछ फास्ट हो जाए। इस वजह से हमने फिर एरोप्लेन की खोज की, एरोप्लेन इंजन्स बनाए। तो ये सोसाइटी की डिजायर्ड को साइंस और टेक्नोलॉजी मिलकर पूरा करता है। ये सेम इसमें है, जैसे आप 12th में पढ़ोगे मैग्नेटिज्म, इसी की हेल्प से जी वाईफाई वगैरह काम करते हैं। इसी जैसे टीवी रिमोट, वायरलेस वाला काम होता है ना, वायरलेस। Yes, sir. Yes, sir. जितना भी आप वायरलेस वाला काम देखोगे, जैसे आप देखोगे हेडफोन भी वायरलेस Yes. वाले आ रहे हैं, माउस भी वायरलेस वाले आ रहे हैं। ये जितना भी वायरलेस वाला काम होता है वो सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेस होता है। ये आपको 12th में समझ में आएगा अच्छे से। तो समझ में आ रहा है आपको, सोसाइटी की डिजायर को पूरा करने के लिए साइंस होता है, साइंस या टेक्नोलॉजी, दोनों चीज मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो समझ में आ रहा है आपको, साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में रिलेशन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, यही सेम जो वहां पे था, जैसे फिजिक्स लीड्स टू इनोवेट न्यू टेक्नोलॉजी, देखा उसने, मैंने वही तो बताया, फिजिक्स क्या करता है, न्यू टेक्नोलॉजी को इनोवेट करने में हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया ना पिछले वाली क्लास में, अभी अभी पिछले वाली स्लाइड में, कि हमें सोसाइटी से डिजायर आई कि एरोप्लेन का इंजन बनाना है। ये क्या थी, टेक्नोलॉजी। Yes, sir. टेक्नोलॉजी थी ना, उसमें हेल्प किसने की, फिजिक्स ने हेल्प की थी ना। ऐसे देखो, Yes. ये जो बनना है ना, सर्किट दिख रहा है आपको, सर्किट, ये सारे सर्किट, Yes, ये sir. सारे सर्किट Yes, किसमें sir. यूज होते हैं, इनमें सब में यूज होते हैं। और ये सर्किट All बनाए किसने, में हाँ बनाए किसने, फिजिक्स ने। और Physics. वो किस में रहे हैं, ये जो हमारा, अरे हम लोग, मैं पढ़ा रहा हूँ इससे लैपटॉप से, आप लोग पढ़ रहे हैं मोबाइल से, तो हम दोनों के लिए तो मेन मीडियम यही दोनों है कि नहीं। आप हिमाचल में बैठे हैं, आप हिमाचल में बैठे हैं, हेलो बेटा, माइक ऑफ रखिए आप लोग। आप हिमाचल में बैठे हैं और मैं आगरा में बैठ के आपको पढ़ा पा रहा हूँ, और आप लोग सब देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं मुझे। तो ये किसका देन है, साइंस की। Physics. Science की. क्या हुआ, क्या सर, क्या बेटा,
आपको समझ में आ रहा है ना साइंस टेक्नोलॉजी सोसाइटी में रिलेशन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. थम्स Yes. अप, आप थम्स अप कर दिया करो चैट में, फिर थम्स अप भी कर दिया करो। यस सर। अब आते हैं कुछ फंडामेंटल फोर्सेस पे। कुछ अच्छा, फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं? कोई बताएगा बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फंडामेंटल फोर्सेस, एक होता है, देखो दो मासेस हैं, आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, Yes, sir. यस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि हर एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, अट्रैक्ट? यस सर। Yes, उसको sir. बोलते Yes, हैं हम sir. ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब ऐसे ही सेम कंडीशन होती है चार्जेस, अपोजिट चार्जेस के बीच में। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सेम होता है। और जैसे ही नेगेटिव नेगेटिव, मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो, ये आप उसमें पढ़ोगे 12th क्लास में, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे, वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। समझ रहे हो बेटा? Yes, यस sir. सर। अब देखो यस सर। होता क्या है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस देखा होगा, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों होते हैं ना? Yes, sir. हैं? ऐसे 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 करके Yes, sir. इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, है ना? यस सर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर होते हैं। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, और प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज। Positive तो क्या charge. होता है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स होता है, इसको बोलते हैं हम वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है बेटा? अभी मैं बताऊंगा और भी इनकी स्ट्रेंथ भी बताऊंगा। ये आपको नहीं बीटा डिके दिख रहा है नीचे वाला, ये वाला दिख रहा है बीटा डिके? मुझे एक्चुअली में दिख नहीं पा रहा है क्योंकि इस जगह पे वो है मेरे में, ये बोर्ड टाइप का दिख रहा है मुझे, ये बीटा डिके। ये क्या होता है कि जब जैसे किसी कुछ डिके होता है ना, किसी एटम से किसी चीज का डिके होता है, बॉन्डेड होती है चीजें बहुत अच्छी, जैसे कोवोलेंट बॉन्ड, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, कोवोलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड वो बॉन्ड, 3-4 तरह के बॉन्ड होते हैं। Yes, sir. एनिक बॉन्ड, कोवोलेंट बॉन्ड, ये होते हैं ना। Yes, तो ये उन बॉन्ड्स की वजह से जो फोर्स होता है ना न्यूक्लियस में अंदर, उसको वो होता है बीटा डिके वाला, जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो। अब इसमें देखो, इनमें क्या करेंगे हम लोग, ये रिलेशन देखेंगे कि ये फोर्स कितनी रेंज के होते हैं और कितना इनका फंडामेंटली मतलब ये होता है कि किस लेवल तक, मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सबसे वीक फोर्स होता है। मतलब देखो, आप कभी भी देखो ना, नेचुरली में जैसे आप लोग, मैं बैठा हूं आगरा में, ठीक है, आगरा में आप बैठे हो हिमाचल में, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैं आपको एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा हूं और आप मुझे अट्रैक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Yes, sir. Yes, यस सर। ग्रेविटेशन लॉ तो पढ़ा है ना आपने? यस सर। Yes, sir. अब ये वीक क्यों है? क्योंकि इनके हम दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये आर क्या थी? दो मासेस के बीच की डिस्टेंस है कि नहीं? अच्छा, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब इतना समझ में आ रहा है कि ये 4 टाइप के फोर्सेस हैं फंडामेंटल फोर्सेस में। अभी इनका नामकरण आगे होगा बहुत अच्छे से। देखो ये आ गया नामकरण। जो हमारे दो मासेस के बीच में लग रहा था ना फोर्स, दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रही बात? और जो हमारे दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लग रहा था, देखो ये वाला फोर्स था ना, ये वाला देखो यहाँ पे लिखा भी इलेक्ट्रिक फोर्स। दो चार्ज पार्टिकल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू है ना, दो चार्ज पार्टिकल। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो ये वाला जो है वो, देखो मैं बना देता हूं, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज,
इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल दिया इसमें, ईएम नहीं होना चाहिए, वैसे वो टाइपो मिस्टेक हो गई होगी बेटा। इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखो इस इधर लिखा है, देखो चार्ज पार्टिकल, टू ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स। देखो ये यूनिवर्स, इसको फिजिकल वर्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन इसने यूनिवर्स बोला है, इसकी कोई रेंज नहीं, इसीलिए कहां तक रेंज दी है इसने, इन्फिनिटी। अगर 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 कोई बंदा, हम यहाँ पे अर्थ पे बैठे हुए हैं, अगर कोई बंदा चांद पे है ना, चांद पे, वो भी हमें अट्रैक्ट कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसीलिए इसकी रेंज क्या है, इनफिनिटी। लेकिन ये फोर्स होता बहुत वीक है, रिलेटिव रेंज 10⁻⁻30 की रेंज का होता है। समझ में आ रही है ना बात, कि कितने छोटा फोर्स होता है, 10⁻⁻39 न्यूटन। मतलब लग रहा है लेकिन हमें फील नहीं हो रहा। अगर अच्छा हैवी फील होता, हैवी फोर्स होता, तो अगर मान लो क्लास में 4 लोग बैठे हुए हैं, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स हैवी होता तो आपस में चिपक नहीं जाते ये लोग, दोनों लोग। यस सर। समझ में आ रही ना, समझ में आ रही ना बात। यस सर। अब देखो, अब इसके बाद में आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। जैसे आपने देखा होगा कि अब आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री में का ज्ञान लेना पड़ेगा। जैसे एक एटम है ना, एटम है, इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इधर है ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अगर इसको थोड़ी सी हीट मिल जाए, कहीं से हीट मिल जाए, तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाते हैं, कभी कभी इसको भाग जाते हैं। इसका मतलब इस न्यूक्लियस की इसके ऊपर पकड़ थोड़ी सी कम है, कम है ना। अरे फ्री, इनको हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। इनको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है घर में बिजली आ रही है ना खंभे से, यस सर। वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आ रही है। अभी मैं डीप में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि 12th का टॉपिक है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही जा रही है। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में सम लाइटर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इसीलिए इसको बोला गया सम लाइटर, इसीलिए लाइटर बोला गया इसको, क्योंकि ये एलिमेंट्री पार्टिकल है। और लाइटर मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, बहुत कम होता है ना, -30 दूसरा ग्रेड का। यस सर। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है ना। यस सर। समझ पा रहे नहीं, मुझे ऐसा लगा कुछ में आ रही नहीं, कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इसलिए। तो आपको करना क्या है, आप देखो, एक तो ये ग्रेड जनरल क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, इनमें सबसे वीकर फोर्स, स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन से, समझ रहे हैं आप। और ये चीज ध्यान रखनी है कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो सम लाइटर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो बहुत हल्के, देखो एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्यों बोला गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स है। तो ये लाइट, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास बहुत कम होता है ना, तो लाइटर पार्टिकल्स बोला गया है इनको। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। यस अब देखो ये वो तो नहीं है ना कि बहुत, मान लो 1 kg होता तो हम इसमें लाइटर पार्टिकल यूज नहीं करते, लाइटर एलिमेंट्री पार्टिकल। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास होता ही कितना है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स, उसको बोलते हैं हम वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है न्यूक्लियॉन्स, हेवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में। अब देखो जैसे कि मान लो, आपको क्या एग्जांपल दूं, अच्छा सा एग्जांपल, जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि आप जैसे न्यूक्लियॉन, समझ में आता है न्यूक्लियॉन्स बेटा, अरे जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं पार्टिकल्स, देखो इलेक्ट्रॉन जो थे वो तो बाहर थे, यस सर।
Yes, sir. इलेक्ट्रॉन थे, चलो इसी यही एग्जांपल देना पड़ेगा, उससे समझ में नहीं आएगा। मैं कोई और इजी एग्जांपल ढूंढ रहा था, बट मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा ज्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बाहर है ना। इसको अब इसमें जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ना। ये अंदर होते हैं, ये अंदर होते हैं, इसके अंदर होते हैं ना, इसीलिए इन पे हैवी फोर्स लगता है। देखो इसका ग्रेड सबसे ज्यादा है, ये 10⁻⁻39 का था, ये 10⁻⁻13 का है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 10⁻⁻2 का है, ये 1 ग्रेड का है। मतलब इनको अलग करना, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन सुना है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन यूरेनियम का फ्यूजन होता है, यूरेनियम का फ्यूजन होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जिससे बहुत सारी हीट निकलती है, बहुत सारी हीट निकलती है। आप समझ पा रहे? केमिस्ट्री, थोड़ा सा ये केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, केमिस्ट्री में ही आप इसको अच्छे से समझ पाते। थोड़ा सा केमिस्ट्री का मुझे यूज करना पड़ रहा है। आपको समझ में आ रहा है ना बेटा? ये Yes, sir. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर Yes, sir. फोर्स समझ में आ रहा है? आप इतना समझो कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। ये समझो आप, बस समझ में आया इतना? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। देखो इससे पहले वाला, विच अमोंग ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिवली वीकेस्ट? सबसे वीक फोर्स कौन सा था इसमें? Option B, gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे वीक कौन सा? इससे हैवी कौन सा था? वीक निकले Weak nuclear force. वीक निकले, बिल्कुल। इससे हैवी कौन सा था? Electromagnetic. Electromagnetic force. इससे सबसे कौन सा था? स्ट्रॉन्ग। Strong nuclear force. ये हैवीएस्ट था, ये हैवीएस्ट था। समझ में आ रही बात? Yes, Yes, sir. देखो ग्रेविटेशनल फोर्स आंसर है। तो अब देखिए कंजर्वेशन लॉ। तो यार 10:40 हो भी गया, टाइम का पता नहीं चलता कब निकल जाता है। अब देखो कंजर्वेशन लॉज। अच्छा, कौन कौन से कंजर्वेशन के लॉ अभी तक आपने पढ़े हैं? आपको मुझे ऐसे जनरली बता दो। लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एंगुलर मोमेंटम, Mass. linear हाँ मोमेंटम बोल सकते हैं हम उसको, चलो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर, लीनियर, एनर्जी और सर चार्ज, mass. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बिल्कुल सर फ्री फॉलिंग बॉडी with the law of conservation. नंबर 5 और बेटा कोई? Conservation of mass. वाओ ग्रेट, मास कंजर्वेशन, ठीक है। और 6 कोई और हो? Law of multiple proportions. क्या? आपने काफी बताए, चलो अब आगे चल के देखते हैं क्या क्या है। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये वही है। मास बोल सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मास बोल सकते हो इसको, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपने जनरली सारे बता दिए थे, बस मैकेनिकल एनर्जी का नहीं बताया था। एक्चुअली में जब कोई भी कंजर्वेशन का लॉ आता है ना, कोई भी, अब आंख बंद करके ये बोल दो कि इनिशियल और फाइनल दोनों सेम होंगे, या तो बोल सकते हो। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलती है कि इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली और फाइनली सेम होंगी, चाहे वो कन्वर्ट हो जाए एक दूसरे में। जैसे कि बर्नौली थ्योरम पढ़ी है आपने? Yes, sir. थोड़ा बहुत याद है आपको? Yes, sir. उसमें क्या होता था? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्लस Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी।
इसका ये क्या होती थी, कांस्टेंट, एक्चुअली कांस्टेंट होती थी। अब हम दो जगह के बीच में अप्लाई करते थे ना, तो एक इस जगह पे उस जगह पे, दोनों जगह पे, जैसे 0.1 मान लिया, 0.2 मान लिया, वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअली हम अप्लाई करते थे बर्नौली थ्योरम में। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही हर लॉ में जो भी पांचों लॉ दिए है ना, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है, एनर्जी इनिशियली जो होगी वही एनर्जी फाइनल होगी। चाहे कुछ एनर्जी, आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, एनर्जी कुछ वर्क में कन्वर्ट हो गई या हीट में कन्वर्ट हो गई, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये समझ में आ रही है यार आपको? अगर दुनिया में अगर कल को आपसे कोई बोल दे कि भाई ऐसा करो, कोई भी नया लॉ आ जाए कि कंजर्वेशन ऑफ मोबाइल, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, मोबाइल, कंजर्वेशन ऑफ मोबाइल क्या होगा भाई? और सर कंजर्वेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब मोबाइल इनिशियली और मोबाइल फाइनली दोनों बराबर, चाहे मोबाइल एक दूसरे से कन्वर्ट हो जाए। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसा होता नहीं है। मतलब कंजर्वेशन में कोई भी चीज हो, इसका मतलब उसका वेस्ट नहीं हो सकता, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास है, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस आप पढ़ोगे कहां पे पता है? एंट्रोपी। एंट्रोपी पढ़ा है आपने? थोड़ा सा नाम सुना होगा एंट्रोपी। यस सर। थोड़ा सा नाम सुना होगा एंट्रोपी, थर्मोडायनामिक्स में जब पढ़ा होगा, यस सर। वहां पे हम पढ़ेंगे इसको। ये मैं पढ़ाने वाला, अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं इसको, सिर्फ हम जान रहे हैं, सिर्फ जान रहे हैं। और इसको हम लोग ना, अब जी सिलेबस जब चलेगा इसको बहुत डीप में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? ये सारे लॉ हुए कंजर्वेशन के। अब देखो, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, ठीक है, और इनिशियल मतलब कुछ भी कर सकते हो, फाइनली यही हुआ है ना, फाइनली इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। अब इधर क्या किया है इसने, देखो यू क्या था, पोटेंशियल एनर्जी को यू ले लिया इसने। एमजीएच क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है ना। यस और आप एमबी स्क्वायर क्या थी? काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। देखो इधर क्या किया है इसने, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू, मतलब टोटल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इधर देखो फाइनल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक, वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे देखो दोनों इक्वल है। कहीं किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो ये कोई पाइप था, इसमें कोई वाटर फ्लो हो रहा था, चाहे आप इस पॉइंट पे देख लो चाहे इस पॉइंट पे देख लो, बर्नौली थ्योरम ऐसे ही अप्लाई करते थे ना। यस सर। टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1 इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 2। समझ में आ रही है मेरी बात? ये ऐसे ही मैकेनिकल एनर्जी, टोटल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज होती है। अब देखो ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आप हीट, वर्क और पावर में पढ़े होंगे। हीट, वर्क, पावर। जैसे कोई ब्लॉक था, यहां से गिरा नीचे की तरफ गिरा, तो क्या हुआ? यहाँ पे क्या थी इसके पास में? ओनली पोटेंशियल एनर्जी। मान लो पोटेंशियल एनर्जी थी 2 जूल, एग्जांपल मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसके पास पोटेंशियल एनर्जी अगर 1 जूल रह गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी बेटा? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बेटा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 2 जूल थी और काइनेटिक एनर्जी 0 थी। काइनेटिक एनर्जी 0 थी, ये 1 पॉइंट है मान लो। 2 सर 2। अब देखो मैंने क्या बताया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम किसी भी पॉइंट पे वो कर लें, किसी भी पॉइंट पे हमेशा एनर्जी सेम रहेगी। तो आप लगा लो ना, टोटल एनर्जी एट 1 इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 2। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2। सेम होगी ना?
अब देखो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट 1 पे क्या है 2, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट 1 पे क्या है, देखो ये वाली 0 है ना, Yes, sir. यस सर। ये 0 रख दी। अब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 पे, ये 2 वाला पॉइंट है, इस पे क्या है देखो 1 जूल है ना, 1 है। 1 joule. और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 पे क्या आ जाएगी फिर, 1। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 पे आ जाएगी 1, ये 1 जूल होगी। आपने अप्लाई नहीं कर सकते थे क्या, देखो 1 पे जो एनर्जी होगी वही टोटल एनर्जी 2 पे भी होगी, और जैसे यहाँ पे टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी, चाहे वो काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाए, पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाए, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी। जैसे इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, इस पॉइंट पे ग्राउंड पे आ गई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, 0. 0। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, 0 जस्ट बिफोर की बात कर रहा हूँ, जस्ट बिफोर 2। 1 2 किसने बताया, नाम क्या था बेटा आपका, टू करेक्ट आंसर है, 2 ही करेक्ट आंसर, क्योंकि टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 है तो काइनेटिक एनर्जी को 2 होना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग बेटा। Yes, sir. Yes, अब देखो sir. जैसे जैसे देखो यहाँ से कोई चीज गिर रही है, ये इसमें दिखाया है कि इनिशियल एनर्जी एट रेस्ट पे है, ये एनर्जी इनिशियल और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इनिशियली किसी बॉल पे ओनली पोटेंशियल एनर्जी थी, यू आई क्या है, यू आई पोटेंशियल एनर्जी है। इनिशियली एनर्जी में क्या थी, ओनली काइनेटिक एनर्जी, ये वाली कंडीशन क्या है, इस पे काइनेटिक एनर्जी 0 है ना, ओनली पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी इस पे ओनली पोटेंशियल एनर्जी थी, और फाइनली में क्या हुआ, इसके पास ओनली काइनेटिक एनर्जी रह गई। फाइनली इन द सेंस कि जस्ट ग्राउंड से पहले, जहां पे एच तो 0 था लेकिन बॉल रुकी नहीं थी, जमीन से टकराई नहीं थी। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं, Yes, sir. यहाँ से क्या था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और Yes, sir. कैन नॉट बी Destroyed. it only convert from one form to Another form. another form। बिल्कुल। अब जैसे कंजर्वेशन जी, जितने भी लॉज हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास, अब मास ये केमिस्ट्री में आ गया थोड़ा सा, हालांकि केमिस्ट्री का छोड़ो, मैं फिजिक्स से ही समझाता हूँ, इसको छोड़ो। जैसे पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, यहाँ पे हमारे इस पॉइंट पे 2 kg वाटर पर सेकेंड एंटर कर रहा है, तो क्या पाइप को उस एंड पे कुछ कम पानी निकलेगा क्या, No नो सर। 2 kg पर सेकेंड ही निकलेगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता बीच में, नहीं पाइप में हम लीकेज नहीं है, ये दिमाग मत लगाना कि सर पाइप में लीकेज भी तो हो सकता है, समझ रहे मेरी बात को। Yes, अब इन्होंने बताया है उसकी हेल्प से, जैसे कि एटम्स हैं, ये कुछ एटम्स, 2 एटम उसमें 2 पार्टिकल्स में टूट गया, तो ये जो कैपिटल एम होगा वो हालांकि M1 और M2 से बड़ा होगा, क्यों, वो केमिस्ट्री आ जाती है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें जो टूटने में कुछ डिके होते हैं, कुछ लाइट्स एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी इन्वायरमेंट में चली जाती है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। यस सर। Yes काफी कम रेस्पॉन्सेस आ रहे हैं बेटा। Yes sir Yes, sir. हाँ? Yes, sir. तो आपको ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसी वजह से अब ओवरव्यू में फ्लो में थोड़ा अंदर तक चला जा रहा हूँ, आपके रेस्पॉन्सेस कम हो जाते हैं। अच्छा थम्सअप तो अगर समझ आ रहा है तो थम्सअप दो उसमें कमेंट में, जिससे मुझे थोड़ा लगे कि हाँ समझ में आ रहा है बच्चों को। ओके काफी सारे थम्सअप आ गए। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जैसा कि आपने बोला था ना, आपने किसी ने बताया था ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी होता है सर। देखो ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, है ना। यस सर। देखो टोटल मोमेंटम ऑलवेज रिमेन फॉर
for a Understand. elastic collision. Yes, sir. वैसे तो इलास्टिक प्लास्टिक कोई भी हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, याद है? अच्छा, इलास्टिक प्लास्टिक को थोड़ा सा पूछ लूं क्या मैं? Yes, sir. कुछ इलास्टिक प्लास्टिक कोलिजन में डिफरेंस क्या था बेटा, कोई बताएगा? इलास्टिक में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व थे। किसमें? इलास्टिक कोलिजन में। इलास्टिक में। और प्लास्टिक में? प्लास्टिक में सर सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्व। बिल्कुल, जो लीनियर मोमेंटम होता है, इसीलिए मैंने बोला था लीनियर मोमेंटम होता है हमेशा कंजर्व रहता है। प्लास्टिक कोलिजन का फीलिंग दूं आपको मैं एक बार? मिट्टी से खेले हो कभी आप? गीली मिट्टी करके गांव में, कभी भी घर पे, कभी भी गीली मिट्टी करके थोड़ी Yes, sir. गीली मिट्टी को Yes, जब sir. फेंक के दीवार पे मारते हो ना, तो वो वहीं पे चिपकी हुई रह जाती है। Yes, sir. Yes, sir. उसको बोलते हैं प्लास्टिक कोलिजन, परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन। कि जो मिट्टी थी उसने अपनी पूरा मोमेंटम दीवार को दे दिया, लेकिन दीवार रिजिड थी इसलिए उसमें कोई मोमेंटम नहीं आया। समझ में आ रही बात? जैसे हमको प्रॉब्लम्स मिलेंगी आगे चल के, कि जैसे बॉल है या रेस्ट पे या कुछ वेलोसिटी से मूविंग कंडीशन में, यहाँ से हमने एक बुलेट फायर की, ये बॉल के अंदर जाके अटक गई, तो हम वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। ये बॉल अगर इससे टकराई, मान लो एम मास की थी दोनों, ये रेस्ट पे थी। एक्चुअली में इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। वो यार आप लोग जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाऊंगा ना मैं आगे चल के जब भी चैप्टर्स में आएगा, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा पूरी, कैसे क्या कंडीशन होती है, कैसे बॉल एक दूसरे से टकराती हैं, कैसे उनकी वेलोसिटी एक्सचेंज होती है। आप फिलहाल में यही समझो, ओनली इतना समझो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये होता है कि मोमेंटम हमेशा कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में हमेशा इक्वल होता है। जैसे मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम, मोम मत पढ़ना इसको, मोम आफ्टर कोलिजन, ये हमेशा इक्वल होगा। समझ में आ रही बात? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. टाइम निकल गया। Yes, sir. अब बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंजर्वेशन लॉ, इनमें से कौन सा लॉ कंजर्वेशन का नहीं है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर डी। Sir, electric current, sir, D. ऑप्शन Option देखो, D. ये है ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ही, यस सर। कंजर्वेशन मास भी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है। तो Yes, मुझे लग रहा है कि ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। Yes, sir. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, Charge. चार्ज होता है। बेटा राइटिंग थोड़ा सा जल्दी में लिख रहा हूँ इसलिए, क्योंकि टाइम भी, आपको नींद भी हो सकता आ रही हो, है ना? देखो No, कंजर्वेशन, sir. नींद No, नहीं sir. नींद नहीं आ रही ना? No, sir. No, sir. कल से नींद पक्का नहीं आएगी, क्योंकि कल से हम न्यूमेरिकल भी करवाएंगे आप लोगों से, तो आपकी एक्सरसाइज होती रहेगी। एक्चुअली में न्यूमेरिकल से नींद नहीं आती कभी भी। Yes, sir. यस सर। ये चैप्टर हुआ कंप्लीट बेटा आप लोगों का, यस सर। ये चैप्टर Yes, कंप्लीट sir. हो चुका है आपका। Yes, sir. और वैसे टाइम भी हो गया है, तो अपन लोग लीव करें फिर। Yes, sir. Yes, sir. सर कल क्लास लगेगी इसी टाइम पर। कल संडे है ना बेटा? Yes, sir. कल टेस्ट हुआ है, क्लास लगेगी। कल नहीं, कल क्लास नहीं होगी, टेस्ट होगा आपका कल। Okay, sir. कल Sir, क्लास। what's going? Sir, excuse me, sir. हाँ Sir, what's going to be the timing of test? सर, बेटा टेस्ट का टाइमिंग ना वही बता पाएंगे आपको, आलम सर का नंबर होगा ग्रुप में, आप आलम सर का नंबर देखें जाके एक बार। आलम सर के नाम से नंबर होगा, और उसमें आप जाके देखें।
गारंटीड Okay, sir. आपको वही बता पाएंगे क्योंकि ये सारी चीजें हमारा मैनेजमेंट देखा है कंपनी का। आपको स्क्रीन देखना बंद Okay, हो sir. स्क्रीन देखना बंद हो गई आपको? Yes, sir. हाँ तो बेटा आप Yes, sir. लीव कर सकते हैं आप। गुड नाइट सर। कल से Good night, sir. मंडे से हम यूनिट एंड डायमेंशन Good night, स्टार्ट sir. करेंगे। ओके Yes, sir. ओके बेटा, Good night, Yes, sir. sir. गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट Good night, Good sir. night, sir. गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।